पहला क्वेश्चन आता है, दैट इज कि इंडियन पेनल कोड आपका कब एनफोर्स हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 1 जनवरी 1862। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जो कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आता है कि आईपीसी इनैक्ट कब हुआ है। तो इट वाज इनैक्टेड ऑन 6 अक्टूबर 1860। कब इनैक्ट हुआ है? दैट हैज बीन इनैक्टेड ऑन 6 अक्टूबर 1850। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंडियन पीनल कोड में कितने चैप्टर्स हैं, सेक्शंस हैं, और अगर शेड्यूल्स हैं तो कितने हैं? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके आईपीसी में शेड्यूल्स नहीं है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी 511 सेक्शंस एंड 23 चैप्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कई बार पूछा जाता है, वो है कि आपकी जो इंडियन पेनल कोड है उसको ड्राफ्ट किसने किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। जब आप इंडियन पेनल कोड पढ़ते हो तो ये ड्राफ्ट किया है मैकॉले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो आपके चेंजेस आए हैं ड्यू टू जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसकी वजह से इंडियन पेनल कोड की अगर बात करें तो एक्सटेंड की जब हम बात करते हैं तो इट एक्सटेंड्स होल ऑफ इंडिया, यानी कि पूरी इंडिया को अब ये कवर करता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि 2019 का जो आपका जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल था, वो एक्ट था, तो उसकी डिटेल्स क्या है? तो दैट इज जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट नंबर 34 ऑफ 2019। तो यहाँ पे एक्ट नंबर 34 ऑफ 2019 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार यही एक सिंपल सी डिटेल आपसे पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ये आपसे पूछ रहा है कि भाई जो पनिशमेंट है ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया, punishment of offenses committed within India, every person shall be liable to punishment under this code and not otherwise for every act or omission defined in section dash of IPC। तो आपने जो एक पैटर्न देखा होगा खासकर मध्य प्रदेश का, वो डायरेक्टली आपसे बेरेक्ट का क्वेश्चन पूछते हैं। जो लास्ट ईयर भी आपका पेपर हुआ है उसमें भी आपसे डायरेक्ट बेरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इट इज डायरेक्टली अ बेरेक्ट का जो स्टेटमेंट है वो डायरेक्टली बोला गया, पूछा गया है इसमें। तो ये आपका किस सेक्शन में दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इट इज सेक्शन 2, जहां पे आपकी बात किसके बारे में की जाती है? विच इज अबाउट पनिशमेंट of offenses committed within India। और इस पर्टिकुलर सेक्शन का बहुत ही लीडिंग केस लॉ कौन सा है? विच इज अ वेरी मच लीडिंग केस लॉ ऑफ सेक्शन 2, दैट इज मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। वेरी इंपॉर्टेंट केस, ईयर इज 1957। दोनों ही चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये पूछ रहा है कि एनी पर्सन कमिटेड और एन ऑफिस इन आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि अगर कोई पर्सन कमिट करता है ऑफेंस विच, जहाँ पे ऑफिस क्या है? आउटसाइड इंडिया है, तो यहाँ पे उसे किस तरह से डील किया जाएगा? क्या उसे फॉरेन लॉ की तरह डील किया जाएगा, या एज पर फॉरेन लॉ विद परमिशन इन ऑफ द कंट्री कंसर्न, जिस कंट्री के अंतर्गत है, या इट विल बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस कोड फॉर एनी एक्ट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया इन द सेम मैनर as if such had been committed within India, यानी कि उसी तरह से डील किया जाएगा जिस तरह से इंडिया में कमिट हुआ है। तो ये पर्टिकुलर आपका क्वेश्चन बना है सेक्शन 3 से, और इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। जनरल एक्सप्लेनेशन आपका किस सेक्शन में दिया है? जनरल एक्सप्लेनेशन
यहाँ पे जनरल एक्सप्लेनेशन लिखा है। होता क्या है, एग्जाम का प्रेशर जब बहुत ज्यादा होता है तो जनरल एक्सप्लेनेशन आपको जनरल एक्सेप्शन दिखने लगेगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये जनरल एक्सप्लेनेशन पूछ रहे हैं, और जनरल एक्सप्लेनेशन आपका कहाँ दिया गया है, इट इज गिवन इन सेक्शन 6। कहाँ दिया है, सेक्शन 6 में दिया है। सेक्शन 6 आपकी किसके बारे में बात करता है, तो सेक्शन 6 आपका क्या बताता है, जनरल एक्सप्लेनेशन की डेफिनेशन देता है। और यहाँ पे दिया गया है कि एवरी डेफिनेशन की आपकी आईपीसी में जो भी डेफिनेशंस दी गई हैं, कोई भी पीनल प्रोविजन है, यानी कि कहीं पे भी अगर कोई पनिशमेंट बताई जा रही है, या कोई इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन इज ऑल्सो अ लॉ, लॉ को समझने के लिए इलस्ट्रेशन होता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप कोई भी डेफिनेशन पढ़ो, आप कोई भी पीनल प्रोविजन देखो, या कोई भी इलस्ट्रेशन देख रहे हो, दैट शैल बी अंडरस्टूड। आप जब भी उसको पढ़ते हो तो हमेशा उसको किस तरह से समझना है, सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शन, यानी कि आप एक्सेप्शन के साथ ही उसको इंटरप्रिटेट करोगे जो कि दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जनरल एक्सेप्शन ऑफ दिस कोड प्रोवाइड्स दैट नथिंग शैल बी एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय, यानी कि कौन ऑफेंस करता है कि वो ऑफेंडर नहीं कहलाएगा, या वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आता है। तो ये बेसिकली आपका आता है सेक्शन 82 की क्वेश्चन है ये, सेक्शन 82 डॉली इन कैपेक्स, एंड डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। अच्छा, इसमें एक जो इम्पोर्टेंट केस है, जहां पे राजस्थान हाईकोर्ट का केस है ये, जहां पे डिसाइड किया गया था कि जिस एज में वो बच्चा कमेंस कर रहा है वो एज देखी जाती है, ठीक है। और ये केस था उमेश चंद्र, इंपॉर्टेंट केस है, उमेश चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 1982 का ये केस है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द फॉलोइंग पर्सन आर नॉट जज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं, तो इनमें से कौन सा जज नहीं है। तो ये देखिए, ये आपका डायरेक्टली किस सेक्शन से बना है क्वेश्चन, दैट इज सेक्शन 19। तो सेक्शन 19 के जो इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं उसमें क्लियरली दिया गया है कि कौन कौन जज है और कौन नहीं है। तो ऑप्शन ए कलेक्टर, तो कलेक्टर इज अ जज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19 ऑफ आईपीसी। नेक्स्ट आपकी बात कर रहे हैं कि वो मजिस्ट्रेट जो क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं अपना जुरिस्डिक्शन या चार्ज कर रहे हैं, जिसमें उनके पास पावर है कि वो सेंटेंस पास कर सकते हैं ऑफ फाइन और इम्प्रिजनमेंट विद और विदाउट अपील, तो ही इज अ जज। नेक्स्ट आता है कि मेंबर ऑफ पंचायत अगर है तो जिसके पास पावर है अंडर रेगुलेशन 7 ऑफ मद्रास कोर्ट, तो यस ही इज ऑल्सो अ जज। लेकिन जब हम डी ऑप्शन पे आते हैं तो डी ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, ही इट इज सेइंग कि जो मजिस्ट्रेट है जिसके पास एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन, वो क्या कर रहा है, जुरिस्डिक्शन तो एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन उसको जो पावर दी गई है, इस मजिस्ट्रेट को जो पावर दी गई है वो सिर्फ किस लिए है कि वो कमिट कर सकता है, ठीक है, कि भाई ये जो ट्रायल है आप दूसरे कोर्ट में करा लो, टू द अनदर कोर्ट। तो यहाँ पे बोल रहे हैं केवल अगर कमिटल का इनके पास पावर है तो वो जज नहीं कहलाएंगे, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और ये बेसिकली आपका इलस्ट्रेशन डी है सेक्शन 19 का। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इसमें कितनी तरह की आपकी पनिशमेंट्स दी गई हैं, how many types of punishment have been prescribed under Indian Penal Code। तो ये आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन किस सेक्शन का है, फटाफट बताइए। तो दैट इज सेक्शन 53। 53 की जब हम बात करते हैं तो वहां पे आंसर देख लीजिए, 5 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो 5 इसका करेक्ट आंसर है कि भाई 5 तरह की पनिशमेंट दी गई है। यहाँ पे जो आपकी पनिशमेंट में एक आता है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तो इसको समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। 5 तरह की पनिशमेंट है, क्लियर। फिर एक वर्ड है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ,
तो जब हम बात करते हैं इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की, तो यहाँ पे इंटरप्रिटेट कितना करना है कि भाई कितनी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या क्या मतलब है इस चीज का। तो बेसिकली देयर वाज अ केस, एक केस हुआ था जिसमें इस चीज को बताया गया था। केस वाज गोपाल विनायक गोडसे वर्सेस स्टेट 1961। ये केस था जिसमें इंटरप्रिटेशन फॉर लाइफ को बहुत अच्छे से समझाया गया था। और यहाँ पे बोला गया है कि जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, इन्होंने बोला कि भाई जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है शैल कंटिन्यूज, वो कब तक रहेगी, शैल कंटिन्यूज टिल द लाइफ ऑफ कन्फाइंस, यानी कि जब तक वो जेल में है, यानी कि जब तक उसकी लाइफ है, कन्फाइन है वो लाइफ में, जब तक इस पर्सन की लाइफ है तब तक वो क्या है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में रहेगा। और ये चीज आपकी बताई गई है गोपाल विनायक गोडसे वर्सेस स्टेट के केस में। इसीलिए इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को कभी भी हम फिक्स टर्म में नहीं डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि आपका थर्ड जो बात करता है, ठीक है, इसी में ही सेक्शन 53 में जो आपका थर्डली जो होता है उसको भी ओमिट किया गया है। थर्डली किसके बारे में बात करता है, दैट इज पीनल सर्विट्यूड। पीनल सर्विट्यूड को ओमिट कर दिया गया है बाय एक्ट नंबर, क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं, 17 ऑफ 1949। अब पीनल सर्विट्यूड का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली जिस टाइम पे आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो वो क्या करते थे कि भाई आपको पनिशमेंट, किसी को भी पर्सन को अगर पनिशमेंट देनी है तो वो क्या करेंगे, इस पर्सन को एज अ स्लेव बना लेंगे, अपना नौकर बना लेते थे। तो यहाँ पे वही बात कर रहे हैं, पीनल सर्विट्यूड को खत्म कर दिया गया था बाय एक्ट नंबर 17 ऑफ 1949। Question number 12. The punishment to which offenders are liable under provision of this code are. Punishment की बात की जा रही है जो कि जो आपके offenders हैं, they are liable, तो किस तरह की punishment? Death and imprisonment for life, imprisonment rigorous and simple, forfeiture of property and fine, या all of the above. Very important and a very simple question, तो करेक्ट आंसर इज all of the above। कि जैसे हमने सेक्शन 53 में देखा कि वहां पर डेथ की भी बात की गई है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की भी बात की है, रिगरस भी है, सिंपल भी है, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी भी है, फाइन भी है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में जब हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी बात करता है 13, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ बी कंस्ट्रूडेड एज अ रेफरेंस टू, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ को अब हम किस तरह से समझते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ अब किस तरह से समझा जाता है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की तरह ही कंस्ट्रूड किया जाता है, इंटरप्रिटेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि इन एवरी केस in which the sentence of imprisonment of life for life shall be given, shall have been passed, यानी कि केस है उसमें क्या दिया जा रहा है, imprisonment for life दिया जा रहा है। तो यहाँ पे appropriate government विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑफेंडर, यानी कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो ऑफेंडर से पूछने नहीं जाएगी कि भाई हम आपकी पनिशमेंट कम्यूट करें या ना करें, तो वो कितनी कर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑफेंडर कम्यूट द पनिशमेंट फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कितने टर्म के लिए उसे कम्यूट कर सकती है, 20 साल, 12 साल, 14 साल या 18 साल। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है दिस इज फ्रॉम सेक्शन नंबर 55, सेक्शन नंबर 55 से है। और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज 14 इयर्स। अगला क्वेश्चन है कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेटिंग फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट,
इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ शैल बी रेकॉर्ड एज इक्विवेलेंट टू, तो हम किस तरह से उसको इक्विवेलेंट करते हैं, जो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है उसको हम कितने साल के लिए हम इक्विवेलेंट करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है 20 ईयर्स। और ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम सेक्शन 57 एंड द केस वाज स्वामी, इंपॉर्टेंट केस है, श्री धनुदा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2008। तो इस पर्टिकुलर केस में आपके फिर से बोला गया 2008 में रिगार्डिंग सेक्शन 57 स्वामी श्री धनुंदा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे पूछा जा रहा है अंडर सेक्शन 60 ऑफ आईपीसी इन सर्टेन केस ऑफ इम्प्रिजनमेंट द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट कितनी हो, क्या होती है, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट जो है उसका नेचर क्या होता है, पूरी तरह से रिग्रेस होती है, पूरी तरह से सिंपल होती है, या कुछ पार्ट रिग्रेस है कुछ पार्ट सिंपल है, या इधर ए एंड बी। तो देखिए जब हम सेक्शन 60 को देखते हैं तो सेक्शन 60 में पार्ट की बात नहीं की गई है, ठीक है, तो यहाँ पे या तो वो होली रिग्रेस होगा या वो होली आपका क्या होगा, सिंपल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 में अगर बात करते हैं द अमाउंट ऑफ फाइन विच ऑफेंडर इज लायबल इज, तो देखिए आपका जो सेक्शन 63 है, सेक्शन 63 ये आपके पर्टिकुलरली बात करता है रिगार्डिंग अमाउंट ऑफ फाइन, लेकिन अमाउंट ऑफ फाइन की जब हम बात करते हैं तो कोई भी पर्टिकुलर नहीं बताया गया है कि 25,000 होना चाहिए, अनलिमिटेड होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका सी इज द राइट आंसर। तो अकॉर्डिंग टू द ऑफेंस डिसाइड होगा कि कितनी फाइन होनी चाहिए, लेकिन वो एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन अंडर सेक्शन 64 ऑफ आईपीसी। तो यहाँ पे अगर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन हो रहा है तो कितना सेंटेंस हो सकता है, तो इट विल बी शैल बी एक्सेसिव इन एनी अदर इम्प्रिजनमेंट टू विच एन ऑफेंडर हैज बीन सेंटेंस्ड। ये पर्टिकुलरली आपकी सेक्शन 64 का लाइन है, डायरेक्ट से लाइन लेके ये क्वेश्चन बनाया गया है। इन एवरी केस ऑफ ऑफेंस ऑफेंडर पनिश्ड, अगर कोई भी केस होता है ऑफेंस का होता है तो उसमें कितना ऑफेंडर को पनिशमेंट देते हैं, किस तरह का पनिशमेंट दिया जाएगा, सिर्फ इम्प्रिजनमेंट रहेगा, सिर्फ फाइन रहेगा, इम्प्रिजनमेंट फाइन या दोनों रहेगा, क्या रहेगा, तो इट इज सी इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 सेक्शन 65 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कई बार आपसे प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अंडर सेक्शन 65 ऑफ आईपीसी सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन वो कितना होगा, शैल बी लिमिटेड टू, तो इट इज 1/4 ऑफ द मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट, जितनी इम्प्रिजनमेंट दी गई है उस ऑफेंस के लिए उसका 1/4 होता है। क्वेश्चन नंबर 21 इन केस ऑफ ऑफेंस पनिश्ड विद फाइन ओनली, जहां पे जो ऑफेंडर ने ऑफेंस किया है उसकी पनिशमेंट क्या है, सिर्फ फाइन है। तो अगर वो फाइन नहीं दे पा रहा है, भाई उसकी इकोनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है कि ये फाइन दे पाए, तो अगर ये फाइन नहीं दे पा रहा है तो उसको कितना किस तरह का इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा, रिग्रेस, सिंपल, रिग्रेस और सिंपल, पार्टली रिग्रेस, रिग्रेस पार्टली सिंपल, क्या नेचर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो ये पर्टिकुलरली आपका आया है फ्रॉम सेक्शन 67, ठीक है, तो 67 में आपका बताया गया है कि भाई कैसा होगा, अगर नहीं दे पा रहे हो तो सिंपल होगा, आपका रिग्रेस नहीं होगा, सिंपल इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा। 21 में एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट आती है कि भाई उसमें बताया गया है कि अगर 50 रुपीज का फाइन था और नॉन पेमेंट हुआ है
तो कितना आपको इम्प्रिजनमेंट होगा, सिंपल इन नेचर, दैट इज 2 मंथ्स। इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम बेस्ड की तरह भी पूछा जा सकता है या डायरेक्ट पूछ लेंगे कि अगर 50 रुपए का फाइन था, नॉन पेमेंट ऑफ फाइन हुआ है, तो कितना इम्प्रिजनमेंट होगा, तो दैट विल बी 2 मंथ्स। नेक्स्ट आता है, अगर 100 रुपीज का फाइन था और नॉन पेमेंट हुआ है तो कितना होगा, 4 मंथ्स। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड भी बनते हैं, थ्योरेटिकल भी बनते हैं। अगर 100 रुपए से ज्यादा है यानी अदर्स की कैटेगरी में, तो कितना हो जाएगा, 6 मंथ्स हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अब ये देखिए प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। तो जब हम बात करते हैं प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन के बारे में, यहाँ पे पूछ रहे हैं इन केस ऑफ ए ऑफेंस पनिश्ड विद फाइन ओनली, यानी कि ये ऑफेंडर है, इसने क्या किया है, ऑफेंस किया है, और जो ऑफेंस है उसकी जो पनिशमेंट है दैट इज ओनली फाइन। ठीक है, एन ऑफेंडर हु इज सेंटेंस्ड टू पे अ फाइन नॉट एक्सीडिंग 50 रुपीज। अब इसको फाइन कितना देना है, 50 रुपए से ज्यादा का फाइन नहीं देना है। अब बताइए, अगर ये फाइन नहीं देता है, ये डिफॉल्ट करता है, तो इसको कितना इम्प्रिजनमेंट होगा, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने। अभी डिस्कस किया है, तो कितना इम्प्रिजनमेंट होगा, अगर 50 रुपए से कम का फाइन है तो हाउ मच विल बी द इम्प्रिजनमेंट, तो इट विल बी 2 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, जहां पे भाई ऑफेंस हुआ है, इस पर्सन ने ऑफेंस किया है और उसमें क्या है, फाइन लगेगा, और ये जो फाइन है वो क्या है, 50 रुपए से ज्यादा है, 100 रुपए से कम है, यानी कि इट इज बिटवीन 50 एंड 100 रुपीज। यानी कितना हो गया भाई, मान लीजिए 75 रुपए का फाइन है, तो ये अगर 75 रुपए का फाइन है तो कहाँ पे लाई करे, अगर वो डिफॉल्ट करेगा तो इसको कितना इम्प्रिजनमेंट होगा, तो दैट विल बी 4 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि भाई ऑफेंस हुआ है, पर्सन ने ऑफेंस किया और इस पे लगा फाइन, और फाइन कितना है, 100 रुपीज से ज्यादा है, 100 रुपए से ज्यादा का फाइन है, तो अब कितना इम्प्रिजनमेंट होगा, तो दैट विल बी 6 मंथ्स। तो दैट्स ऑल